वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का हम पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2023-24 का ये पेपर रहने वाला है। ये जूनियर स्तर का पेपर रहेगा, यानी कक्षा 6 का ये पेपर रहने वाला है। और आज हम सेट का पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न पत्र है जो कि सेट का है। पहला प्रश्न पत्र आपको मैट का आपका होता है, वो भी 60 नंबर का होता है। जैसे सेट का पेपर 60 नंबर का, वैसे मैट का पेपर भी 60 नंबर का होता है। और समय उसमें भी आपको 2 घंटे का मिलता है। मैट की तरह सेट में भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और जो प्रश्न मिलेंगे मैट और सेट में, दोनों में 60 प्रश्न मिलेंगे, यानी पर्याप्त समय होता है आपके पास। आप पेपर को बहुत आराम से करें, समझदारी से करें, जिससे कि आप इस छात्रवृत्ति में अवश्य निकलें। जैसे आप जानते हैं, इस छात्रवृत्ति में कक्षा 6 में आपको 600 रुपये पर माह के हिसाब से प्रति माह, सिर्फ एक महीने नहीं, बिल्कुल पूरे 12 महीने आपको मिलेगी। एक बार निकलने पे आपको 6, 7, 8 तीनों साल मिलती है। ठीक है, 6 में 600 रुपये प्रति माह, 7 में आपको 700 रुपये प्रति माह और 8 में आपको 800 रुपये प्रति माह। अगर आप इन तीनों का योग करेंगे कि 3 साल में आपको कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, तो अगर आपने कॉपी पेंसिल निकाल के अगर इसका योग कर लिया तो अच्छी बात है। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको 25,200 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो आप इस छात्रवृत्ति को बहुत अच्छे से लेंगे, गंभीरता से लेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझेंगे, जिससे कि आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाए। अगर पैटर्न की बात करें तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 20 नंबर का आपको हिंदी का आएगा, भाषा का आता है, 20 नंबर का सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का आता है और 20 नंबर का आपको मैथ्स का आता है। तो टोटल 60 प्रश्न हो गए और 60 नंबर का ये हो गया। तो आप इसी प्रकार से इसकी तैयारी भी करते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और एक और बात, ये जो प्रश्न आपको करने हैं, इसके लिए आपको OMR पत्रक मिलेगा। ठीक है, आपको कोई कॉपी पेन लेके नहीं जाना है, आपको सिर्फ OMR पत्रक मिलेगा। आपको सिर्फ काली और नीली बॉल पेन लेके जानी है और उसी से आपको गोला करना है। जैसे कि आपने जवाहर नवोदय और राजीव नवोदय के पेपर दिए होंगे, तो वहाँ आपको OMR भरने का अच्छा से नॉलेज हो गया होगा। अगर नहीं पता है कि OMR कैसे भरते हैं, OMR कैसा होता है, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। OMR की हाउ टू फिल OMR कि OMR कैसे भरें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले जो 20 क्वेश्चन होंगे वो हिंदी से संबंधित होंगे। ठीक है, तो मैं बताते जा रहा हूँ और आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, यानी कितनी संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में। तो पहले का जो राइट आंसर है ये 33 होते हैं। और स्वर की कितनी होती है आप कमेंट में बताएंगे। प्रश्नों का आंसर आप अवश्य दें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको भी व्यंजनों के बारे में ही पूछा जाए। हो सकता है कि स्वर के बारे में पूछा जाए। तो स्वर कितने होते हैं आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। मीठा शब्द है, तो मीठा क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो इसका भी जो राइट आंसर है ये है डी, मीठा क्या है, विशेषण है। ठीक है, आप नोट भी करते जाएंगे। ओके, अदरवाइज मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, या आपके इस वीडियो को देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, जन्म शब्द का विलोम। यहाँ पे जन्म का आपको विलोम पूछा गया है। तो जन्म का विलोम क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर है मृत्यु। जन्म का विलोम शब्द मृत्यु होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कहानी लिखने वाला कहलाता है। तो कहानी लिखने वाला क्या कहलाता है, कलाकार? बिल्कुल नहीं, अभिनेता भी नहीं। कहानी लिखने वाला कहलाता है लेखक। ठीक है, चित्र बनाने वाला चित्रकार, जो अभिनय करता है वो अभिनेता, जो किसी कला का प्रदर्शन करता है तो वो कलाकार। ठीक है, तो 6 का जो राइट आंसर है वो है सी और 2 का जो राइट आंसर है वो है बी। आप नोट भी करते जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके कैरियर के लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अर्धविराम का चिन्ह क्या है। तो इसमें
क्या ये वाला चिन्ह अर्धविराम का है, ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये वाला चिन्ह अर्धविराम का है। ठीक है, अर्धविराम का चिन्ह ये है, ये क्या है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। अब ये कौन सा चिन्ह है और ये वाला कौन सा चिन्ह है? ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉमा है और इसको आप कमेंट में बताएंगे कि ये वाला चिन्ह कौन सा होता है। और एक और चिन्ह, ये वाला चिन्ह कौन सा होता है? ठीक है, कि एक डंडी और उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु, एक बिंदु, यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 हो गए हैं, एक डंडी और एक बिंदु। ठीक है, ये वाला चिन्ह कौन सा होता है? तो इसको और इसको आप कमेंट में बताएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। दिन रात एक करना का अर्थ क्या है? ठीक है, दिन रात एक, ये मुहावरा है, दिन रात एक करना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। ठीक है, स्टूडेंट आप क्या करिए कि प्रश्न लिखिए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 डालिए कि दिन रात एक करना का अर्थ है, तो आप सीधे आंसर लिखिए, आपको चारों विकल्प लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे आंसर लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में अवश्य लिखें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। सूरज का पर्यायवाची क्या है? तो सूरज का पर्यायवाची क्या है? भास्कर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अमृत का विलोम क्या है? तो अमृत का विलोम क्या है? सुधा, विष, सोम या सरस? तो बी इसका राइट आंसर है। अमृत का विलोम क्या होगा? विष, और सूरज का पर्यायवाची भास्कर। ठीक है, नोट भी करते जाएंगे आप। ठीक है, अगर कोई प्रश्न कठिन लगे तो आप कमेंट में पूछेंगे, आपके प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, जल में रहकर मगर से बैर नहीं, लोक उक्ति का अर्थ क्या है? यानी जो ये लोक उक्ति है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? बी, आश्रयदाता से नाराजगी नहीं, यानी जो हमको आश्रय दे रहा है, हमको उसको नाराज नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 13, वृक्ष पर्यायवाची है, तो वृक्ष किसका पर्यायवाची है? बहुत आसान प्रश्न था, वृक्ष पेड़ का पर्यायवाची है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिश का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है पहला ही है, कोशिश का पर्यायवाची है प्रयास। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से शब्द देख लिए, चेंज कर लिए, पहले पर्यायवाची आ रहा था, अब समानार्थी आ गया, तो यानी उन दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल लाई। ठीक है, क्या वाक्य में भड़कीली शब्द क्या है? तो इसमें जो भड़कीली है वो शब्द क्या है? वो क्या है? ये विशेषता बता रहा है, समझ रहे? अचकन की विशेषता बता रहा है, तो भड़कीली क्या है? विशेषण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। तिमिर शब्द का विलोम है, तो तिमिर का शब्द का विलोम क्या है? प्रकाश है, अंधेरा है, तमस है या रजत है? तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रकाश। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम। रेलगाड़ी तेज चलती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? आपको क्रिया विशेषण बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 का जो राइट आंसर है, क्रिया विशेषण क्या है? तेज, यानी विशेषता बता रहा है। रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी संज्ञा है। ठीक है, और चलना क्या है? ये क्रिया है, समझ रहे? ये संज्ञा और ये क्रिया और ये क्रिया विशेषण। ओके, तो इनको भी नोट कर लें आप, जो मैं बता रहा हूं उसको भी आप नोट कर लें प्रश्न के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम है, आपको इसमें सर्वनाम बताना है। तो इसमें सर्वनाम, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया, तो इसमें जो सर्वनाम है वो क्या है? झाड़ू। डी इसका राइट आंसर है, आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह गाय का घी असली है, यह असली गाय का घी है, असली गाय का यह घी है, यह गाय का असली घी। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप 16 का डी, ये इसका राइट आंसर, और 12 का भी राइट आंसर डी है। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 देखें, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाए। ठीक है, और जो आपके कैरियर में ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, जिससे कि आपके कैरियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है,
यानी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ईंधन है तो क्या डीजल है? बिल्कुल है। सौर ऊर्जा नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है, ज्वारीय ऊर्जा नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी और इसका राइट आंसर ए। नोट करते रहेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो छात्र, ग्वाला, दर्शक, दर्शिका। डी इसका राइट आंसर है। भूकंप मापक यंत्र है, यानी किससे हम भूकंप को मापते हैं? तो भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं, या हिंदी में इसको कहेंगे भूकंप मापी यंत्र कहेंगे। ओके, इंग्लिश में इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ओके। माइक्रोस्कोप क्या काम आता है? तो ये छोटे छोटे जीवों को देखने के काम आता है। ठीक है, यानी जो छोटे चीज़ें हैं, जीव से ही नहीं, कोई भी चीज़ बहुत छोटी है, अगर मान बात आपको ये डॉट बड़ा देखना है तो आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये आपको कई गुना बड़ा दिख जाएगा। ओके। टेलीस्कोप क्या होती है? जो दूर की चीज़ों को देखने के काम आती है। आपके पास हो सकता है, आपके पास हो, ठीक है, लेकिन जो बड़ी वाली टेलीस्कोप हैं उनसे हम दूसरे ग्रह और दूसरी आकाशगंगाएं आदि देखते हैं। स्पीडोमीटर आपने गाड़ी पे देखे होंगे, जो बताते हैं कि किस रफ्तार से गाड़ी चल रही है। गाड़ी 40 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, 60 के हिसाब से चल रही है, ऐसे एक सुई बढ़ती रहती है, तो उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। तो आप इन चारों को, मैंने आपको चारों बता दिए, आप चारों को नोट कर लेंगे। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो प्रार्थी, याचिका, महोदय या महोदय, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रार्थी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 19 तक नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। स्कूलों में प्रतिदिन दोपहर में मिलने वाला भोजन किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है? यानी जो आप दोपहर में इंटरवल में भोजन करते हैं तो वो किस योजना के तहत दिया जाता है? तो वो प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत दिया जाता है। पहले उसको क्या कहते थे? MDM कहते थे, मिड डे मील कहते थे। ठीक है, अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लें। जो हम दिन में भोजन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री पोषण योजना कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आटे को सनेंगे वाक्य में सानेंगे शब्द, आटे को सानेंगे वाक्य में सानेंगे शब्द का शब्द क्या है? ये संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो 20 का जो राइट आंसर है वो है बी। ये क्या है? क्रिया है। समझ रहे हैं? ये क्या है? क्रिया है। आप नोट भी करते रहेंगे भाई। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। कौन सी आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, रेल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बादल प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। रेल क्या है? मानव जनित आपदा है। ओके, या कृत्रिम आपदा या मानव जनित आपदा हम इसको कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बी और इसका जो राइट आंसर सी। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वच्छता के लिए जागरूक करने वाला अभियान, यानी स्वच्छता के लिए आप ध्यान रखें, स्वच्छता के लिए क्या अभियान चलाया जा रहा है? तो स्वच्छता के लिए क्या चलाया जा रहा है? स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? स्कूल चलो अभियान और पल्स पोलियो अभियान किसके लिए चलाया जा रहा होगा? जंगल बचाओ अभियान किसके लिए चलाया जा रहा है? अगर आपको इनकी जानकारी है तो आप कमेंट बताएंगे, अगर नहीं पता है तो आप पूछेंगे तो मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। उल्टी दस्त होने पे निम्न में से कौन सा घोल उपयोगी होता है? तो कौन सा घोल उपयोगी होता है? ये आप घर में प्रयोग करते हैं, नींबू चीनी का नमक चीनी का घोल का हम प्रयोग करते हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नींबू पानी नहीं, नींबू पानी तो गर्मियों में हम इसका प्रयोग करते हैं। हम इसका प्रयोग कब करते हैं? नमक चीनी का घोल का प्रयोग करते हैं। नमक पानी का घोल का प्रयोग हम जब किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसके लिए नमक पानी का प्रयोग हम करते हैं, या उसकी बॉडी में सोडियम कम हो जाता है तो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। नींबू पानी का हम जब अत्यधिक गर्मी होती तो हम बॉडी को ठंडा करने के लिए इसको करते हैं। उल्टी दस्त होने पे हम नमक चीनी का प्रयोग करते हैं। छाछ तो आप जानते हैं बटर मिल्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। क्या आपको पता है कि पहला भारतीय पुरुष कौन था जिसने एवरेस्ट पे कदम रखा? आप कमेंट में बताएंगे। नहीं पता है तो आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हम महिला तो अक्सर हम पढ़ ही लेते हैं कि बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है, लेकिन पहला भारतीय पुरुष कौन है जो जिसने एवरेस्ट पे चढ़ा। ठीक है, बाकी सुनीता विलियम्स ये स्पेस में गई हैं, भारतीय हैं और स्पेस में गए। कर्णम मल्लेश्वरी ये भारत उत्तोलन में ये हैं। ठीक है, भारत उत्तोलन में इनको कांस्य पदक मिला था। ठीक है, ये ओलंपियन है। अफसाना मंसूरी क्या है ये भी आप कमेंट में बताएंगे। जो नहीं पता है आप कमेंट में पूछेंगे। जो भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप उसको कमेंट में पूछेंगे, निश्चित रूप से मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है, यानी जो मधुमक्खी उनके छत्ते में जो अंडे देती है तो वो कौन सी मधुमक्खी होती है? वो रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर और 26 का राइट आंसर बी। ठीक है, बछेंद्री पाल और रानी मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। कालबेलिया नृत्य में मुद्राएं होती हैं, तो कालबेलिया नृत्य में जो मुद्राएं होती हैं वो सांप जैसी होती हैं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो 28 का जो राइट आंसर है वो है सी, कोयल नहीं बनाती है। ठीक है, बाकी जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर सी और इसका 27 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन 31, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी 2009 है, यानी इस शिक्षा अधिकार अधिनियम में क्या है? तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा या आपने इसके बारे में सुना होगा तो इसमें क्या है, इसका जो राइट आंसर सी है कि 6 से 14 वर्ष 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको कक्षा 8 तक कोई भी फीस नहीं पड़ती, कक्षा 1 से लेकर 8 तक कोई भी आपको फीस नहीं पड़ती है और सबको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं पढ़ेंगे, कम से कम कक्षा 8 या 14 साल की उम्र तक। ठीक है, तो ये क्या है, हो सकता है अगली बार इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में किस कक्षा तक निःशुल्क और मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो ये कक्षा 8 तक ये है। ठीक है, आप इसको नोट भी करते रहेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 32 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी जीव है? तो इसमें कौन स्तनधारी जीव है? यह है क्वेश्चन, इसका जो पहला ऑप्शन है ए, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जीव भी है और ये स्तनधारी, इन सब में ये स्तनधारी जीव भी है। ठीक है, क्वेश्चन 36, घरों में खाना पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो ये कौन सी गैस का उपयोग होता है? ये एलपीजी का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर ए और इसका भी राइट आंसर ए, आप नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, सौरमंडल के ग्रहों में नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो जो एनीमिया रोग है वो आयरन या लोहा की कमी से होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर और इसका जो राइट आंसर है वो है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ऐसा स्थान जहां पर बहुत पुरानी चीजें रखी होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको संग्रहालय कहते हैं। जहां पे पुरानी चीज़ों को हम संग्रह करते हैं उसको संग्रहालय कहते हैं। अजायब घर जहाँ पे जानवर रखे रहते हैं, पुस्तकालय जहाँ पे पुस्तकें रखी रहती हैं, विद्यालय जहाँ पे हम अध्ययन करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, उसको हम विद्यालय कहते हैं। तो इनको भी जो मैंने कहा इसको भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मच्छर द्वारा काटने पर होने वाला रोग। तो मच्छर द्वारा काटने पर कौन सा रोग होता है? मच्छर द्वारा काटने पर डेंगू रोग होता है। एनीमिया के बारे में तो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है डी, डेंगू। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो चित्रकला है वो बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, जानवरों की खाल पर डिजाइन ये जो पैटर्न है वो होते हैं, किस कारण वो पैटर्न बने हुए होते हैं? आपकी बिल्ली पे है या कुत्ते पे है या गाय पे है, उनके या कोई और जानवर है जैसे बाघ पे है, तो इन पे वो पैटर्न बने हुए होते हैं, तो वो किस कारण से होते हैं? तो उसका जो राइट आंसर है बी, बालों के कारण वो होते हैं। ठीक है, बालों के कारण वो पैटर्न बन जाते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मलेरिया रोग की दवाई बनाई जाती है। तो यानी जो मलेरिया रोग हो जाता है तो उसकी दवाई किससे बनाते हैं? तो उसकी दवाई बनाते हैं बी, सिनकोना की छाल से। ठीक है, और मलेरिया रोग किससे होता है? क्या ये भी मच्छर से काटने से होता है? तो कमेंट में बताएंगे आप। अगर होता है तो क्वेश्चन नंबर 40 डालेंगे और यस लिखेंगे। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये प्रश्न आता था। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपके क्या हो गए। अब ये हिंदी के भी आपके 20 क्वेश्चन फिनिश हो गए, खत्म हो गए हैं, और 20 क्वेश्चन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की भी खत्म हो गई, यानी 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब जो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन हैं वो क्या हैं? मैथ से संबंधित हैं। तो मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर लेंगे, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। यदि एक कार में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं, कार में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो 68 व्यक्तियों यानी 68 व्यक्तियों को बैठने के लिए कितनी कारों की आवश्यकता होगी? तो आप क्या करेंगे? 4 का भाग आप क्या कर देंगे? 68 में दे देंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा? तो ये 17 बार जाएगा। आई होप कि आपको टेबल याद होगी। आप कमेंट में बताएंगे आपको कितने तक टेबल याद है। क्या आपको 20 तक टेबल याद है? ठीक है, पहाड़ी याद है आपको 20 तक, तो आपने आसानी से कर लिया होगा कि 44 का जो राइट आंसर है वो है क्या है? ए है। ठीक है, कि 17 चौको 68। ओके, तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, 372 यानी 372 को लिखा जाता है। तो 372 को कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 370 प्लस 2 तो 372 हो जाएगा। अब ऐसे तो लिख ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, ऐसे करके ये 372 नहीं होगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। नोट करते रहेंगे आप। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। एक किताब में 168 पृष्ठ हैं, तो ऐसी 29 किताब में कितने पृष्ठ होंगे? तो आपको क्या करना है? इसको 168 लिखना है और उसके बाद 29 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक किताब में क्या है? 168 पेज है, तो 29 किताब में कितने पेज होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी वाला, 4872, 4872 ये आपका राइट आंसर आएगा। क्या ऐसा आ रहा है? आप कमेंट में बताएंगे जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, 215 रुपये में नोट होंगे, यानी जो 215 रुपये अगर आपके पास हैं तो कितने कितने के नोट हो सकते हैं? तो इसका 45 का राइट आंसर है सी। ठीक है, 50 रुपये के 3 नोट होंगे। क्या ये मैं सही बता रहा हूँ? तो हम जांच कर लेते हैं। 50 रुपये के 3 नोट यानी 150 रुपये हुए, 150 रुपये हुए। 10 रुपये के 4 नोट यानी 40 रुपये हुए, और 5 रुपये के 5 नोट, 5 रुपये के 5 नोट यानी 5 पंजे 25। ठीक है, 5 5 जा 25। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 5 हुआ, 5 और 4 9 और 2 11 का 1 और 1 on 1 और 2, तो ये हमारा क्या आ गया? सी इसका राइट आंसर आ गया। ओके, 45 का राइट आंसर सी है। ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में कौन से 2 महीने लगातार 31 दिन के होते हैं? तो ये कौन से होते हैं? ये जुलाई और अगस्त होते हैं। बाकी आप देख लीजिए, फरवरी मार्च 31 ज़रूर होता है, लेकिन फरवरी तो किसी महीने 28 और कभी 29 कब होता है? क्या आपको पता है कि 29वां क्यों होता है? उस ईयर को क्या कहते हैं? उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं। ओके, मई जून में क्या होते हैं? मई तो ठीक है, लेकिन क्या जून में 31 दिन होते हैं? जुलाई अगस्त में होते हैं, नवंबर दिसंबर में होते हैं, दिसंबर में तो होते हैं, क्या नवंबर में भी होते हैं? ठीक है, तो आप ये ऐसे करके महीनों के भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 43 का राइट आंसर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, 1 लाख में कितने हजार होंगे? 1 लाख में तो कितने हजार? तो 1 लाख आप अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 1 लाख हो गया। तो 1 लाख में कितने हजार?
तो हम अगर 1000 से हम इसको काट देंगे तो 1 लाख में 100,000 होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 46 का जो राइट आंसर है वो आएगा 100,000। ठीक है, आप ऊपर से 1 लाख लिख लीजिए और बट्टे में 1000 कर लीजिए। तो आपने देखा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और फिर से इसको देखिए। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 46 तक आपने समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित संख्या युग्मों में किस संख्या युग्म का योग 410 से 410 से अधिक है? तो आपको ये जोड़ लेना है। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है, ये आपको सिर्फ योग करना है। मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 47 का राइट आंसर बी। ठीक है, तो आप ऐसे एक बार जांच कर लेते हैं हम। 151 और 314। ठीक है, तो 4 और 1 5 6, ये 465 हो गया। तो ये क्या है? राइट आंसर है। बाकी आप देखेंगे क्या सी वाले भी ज़्यादा आ रहे हैं या ए सी और डी वाले क्या ये 410 से कम है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। 1 लीटर में मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में आप जानते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 1000 मिलीलीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम 1000 मिलीलीटर को लिख सकते हैं कि 100 मिली धन 500 मिली और धन 400 मिली। तो सी इसका राइट आंसर है। ये पैमाना है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ओके, तो फिर आपको बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। मीना के पास 500 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 500 रुपये। उसने इन रुपयों से 20 रुपये वाली 6 नोटबुक खरीदी, यानी 20 गुणा गया 6 बराबर 120 की। तो उसने क्या कर ली? नोटबुक खरीद ली। और 15 रुपये वाली उसने 7 पेन खरीद लिए। तो 15 गुणा गया 7 की उसने क्या कर ली? तो खरीद ली। अब इनका आप योग करेंगे और उसके बाद कितने रुपये उसके पास शेष रहे? तो इसका 49 का मैं पहले आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है डी है। अब कैसे आया मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ इसका आंसर नहीं देखते, हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, आप इसलिए हमारे वीडियो को देखते हैं क्योंकि हम इसका प्रत्येक का सॉल्यूशन भी बताते हैं। ओके, तो 49 का जो राइट आंसर है वो मीना के पास क्या है? 500 रुपये हैं। उसने 20 रुपये वाली 6 नोटबुक खरीदी, यानी 20 छक्के 120 की उसने नोटबुक खरीद ली। 15 रुपये वाली उसने 7 पेन खरीदी, तो 15 सता 105 रुपये की उसने पेन खरीद ली। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो उसने कितने रुपये खर्च कर लिए? 225 रुपये उसने खर्च कर लिए। अब 500 रुपये उसके पास थे, 225 उसने खर्च कर लिए, तो अब उसके पास 275 रुपये बचे। ठीक है, समझ गए? अब हम इस प्रश्न को देखेंगे तो डी इसका राइट आंसर है। ओके, तो डी इसका राइट आंसर इसलिए था। ठीक, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसकी चौड़ाई होगी 9 सेंटीमीटर। अब कि 9 कैसे आया? तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लें और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। माना आयत की चौड़ाई हम क्या कर लेते हैं? ए मान लेते हैं। आप एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, ओ मान सकते हैं आप, कोई भी मान सकते हैं, कौ मान सकते हैं, कुछ भी। तो आयत की चौड़ाई क्या है? ए है। माना आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो चूंकि क्षेत्रफल हमको पहले ही दे रखा है, ठीक है, इसलिए 135 बराबर क्या होगा? 15 गुणा गया ए। ठीक है, यानी 135 तभी तो आएगा। अब ए बराबर क्या करेंगे हम? 135/15, तो 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो 15 गुणा गया 9 बराबर 135 होता है, नहीं होता है? अगर 135 होता है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आप ऐसे करके भी उत्तर की जांच कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं। हमको ये सबका जोड़ के मान क्या होगा?
ठीक है, इन संख्याओं का ये बहुत आसान प्रश्न है। आप पहले ये संख्या लिखिए, फिर उसके नीचे ये लिखिए, फिर ये लिखिए और इन सबका योग कर लीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं बनाया। तो इसका जो राइट आंसर है सी वाला है, या जोड़ का प्रश्न था, ये आपके लिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। सरल कोण का 2/3 कोण होगा। पहले तो आपको थोड़ी सी चकराने वाला प्रश्न है कि सरल कोण क्या होता है, तो सब मैंने यहाँ पे लिखा है सरल कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। ठीक है, हम न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वो सारे कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। और 90 डिग्री वाला कोण ये सम कोण होता है। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक होता है। 90 डिग्री से जो अधिक होता है वो अधिक कोण, 90 डिग्री से जो कम होता है वो न्यून कोण, और जो ठीक 90 डिग्री का होता है वो सम कोण। सरल कोण क्या होता है, जो रेखा पे बने हुआ कोण है, यानी 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण। अब आपको इसका 2/3 निकालना है, तो आप इसका यहाँ पे सरक हो गया, आप इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, सरल कोण का 2/3 क्या होता है, 180 गुणा गया 2/3, 2/3 पूछ रहा ना, तो 2/3 ऐसे तो होता है। ठीक है, तो 2/3 तो 120 अंश हो गया। तो ये क्या है, 120 मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं वो अधिक कोण होते हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर है। यदि टंकी में 600 घन मीटर पानी हो तो टंकी का खाली भाग होगा, यानी इससे ज़्यादा इस टंकी की क्षमता इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले मैं इसको आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर है बी, ये है 390 घन मीटर उसमें और पानी आ सकता है, यानी इतना भाग अभी इसमें खाली रह रखा है। तो चलो हम इसका आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन हम इसका देख लेते हैं। जो घनाभ का आयतन है वो कैसे निकालते हैं हम, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। तो हम करेंगे 11 गुणा गया 10 गुणा गया 9, तो यानी इसका जो आंसर आएगा 990 घन मीटर, यानी उस टंकी की जो टोटल क्षमता है 990 घन मीटर उसमें पानी आ सकता है। अब हम इसमें खाली भाग निकालेंगे, तो 990 में से 600 घन मीटर उसमें टोटल पानी है, तो अभी उसमें 390 घन मीटर पानी और आ सकता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। यदि एक केले का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे हो तो आधा दर्जन यानी 6 किलो का मूल्य क्या होगा। यानी एक केले का मूल्य आप यहाँ पे लिख लेंगे कि 2 रुपीज़ 50 पैसे और 6 किलो का मूल्य क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है 15 रुपये। ठीक है, 6 किलो का मूल्य 15 रुपये होगा, यानी आधा दर्जन में आप जानते हैं एक दर्जन में 12 केले आते हैं, तो आधा दर्जन में आएंगे 6 केले। तो एक केले का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे, तो 6 किलो का मूल्य होगा 15 रुपये। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन 55 है 3, 4, 5 व 6 यानी 3, 4, 5 व 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आई होप कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट में पूछेंगे, तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसका मैं 55 का आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 55 का राइट आंसर है 60। ठीक है, अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बना रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो कैसे करके 60 आया, तो ये 60 एलसीएम 60 आया, और ये इसलिए इसका जो राइट आंसर है ये 60 है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है एक त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, 52 सेंटीमीटर है। यदि उसकी दो भुजाएं 13 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हों तो तीसरी भुजा क्या होगी। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो डी इसका राइट आंसर है, जो तीसरी भुजा होगी 21 सेंटीमीटर की होगी। अब हम देख लेते हैं कि 21 आखिर आया कैसे। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो माना तीसरी भुजा को हम ए मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। आप एक्स भी मान सकते हैं या कुछ और भी आप मान सकते हैं। ठीक है, औ मान सकते हैं आप, कौ मान सकते हैं आप, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो हमने ए सेंटीमीटर माना। तो त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र है, तो तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप हमारे पास पहले ही दे रखा है 52 सेंटीमीटर। एक भुजा हमारी ए है, दूसरी भुजा हमारी 13 है और तीसरी भुजा हमारी 18 है। तो हम 52 इक्वल टू या बराबर
a प्लस 31, यानी इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हम a का मान निकालेंगे, परिमाप में से दोनों भुजाओं का योग को हम घटा देंगे तो 21 इसका राइट आंसर आ गया। 52 में से 31 घटाएंगे तो 21 इसका राइट आंसर, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग होगा, यानी 10 से छोटी जितनी भी सम संख्या है उनका योग कितना होगा। तो 57 का जो राइट आंसर है 20 होगा। ठीक है, आप देख इसको चेक कर सकते हैं। 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, तो कितना हुआ? 6 4 10, 8 2 10, तो ये 20 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 10 से छोटी कह रखा, तो इसलिए 20 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी आपको इनको तीनों को देखना है और फिर देखना है कि जो सही वाला विकल्प है वो क्या है। तो मैं आपको आप इसको स्वयं कर लेंगे। ठीक है, बहुत छोटे मल्टीप्लाई हैं, गुणा हैं, तो आप इसको स्वयं कर लेंगे। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, बाकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सिर्फ सी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप जरा देख के बताएंगे क्या इनमें ये गलत है या ये भी सही है। ठीक है, सी के साथ साथ ये भी सही है। तो आप देख लें कि 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 4 जा 27 तो नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर। बाकी आप बी और डी को आप भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 59 देख लेते हैं। 1 लीटर की खाली बोतल को 200 मिलीलीटर के गिलास से कितनी बार भरा जा सकता है। तो मैंने पहले एक क्वेश्चन आ रखा था कि मैंने उसमें बताया था कि 1 लीटर बराबर कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, अब बोतल क्या है? 200 मिलीलीटर की है, तो अपॉन में आप क्या कर लेंगे? 200 से उसको भाग दे देंगे। ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा। ठीक है, तो 1 लीटर की बोतल से कितने आए? 2 से 1 कटा और 2 पंजे 10, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गया आपकी डी इसका राइट आंसर 5 कैसे आया। 1000 मिलीलीटर में 200 मिलीलीटर की बोतल, तो आप इसको ऐसे करके भाग देंगे कि ये शून्य काटेंगे, ये शून्य काटा, ये शून्य काटा, ये शून्य काटा, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। ठीक है, यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 7 तथा शेषफल 5 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो आप इसको जांच लें। 7 गुणा गया 7 धन 5, तो 60 का जो राइट आंसर आएगा वो बिल्कुल ये आएगा। 7 7 जा 49 और 49 + 5, तो ये आएगा 54। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारे 60 क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, आपको सारे समझ में भी आ गए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। कोई नया वीडियो चाहिए आपको तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम निश्चित रूप से उस पर भी एक नया वीडियो बनाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप इन छात्रवृत्तियों में, चाहे ये CM स्कॉलरशिप हो या NMS हो, इन सभी छात्रवृत्तियों में आप अवश्य निकलें, जिससे कि जो कि आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको सहयोग प्रदान कर सकती है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इन छात्रवृत्तियों में अवश्य निकलें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इन छात्रवृत्तियों में अवश्य निकलें। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।